हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिकल सिस्टम। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन होगा। वी विल लर्न अबाउट लीनियर सिस्टम्स। द सब टॉपिक इज लीनियर सिस्टम्स इन डायनेमिकल सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि अनकपल्ड लीनियर सिस्टम क्या होता है, फेस प्लेन क्या होता है, फेस पोर्ट्रेट क्या होता है। फिर हम देखेंगे डायनेमिकल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। देन डायगनलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे, एंड हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर सिस्टम। यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायनेमिकल सिस्टम क्या होता है। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, डायनामिकल, डायनामिक। चेंज होता रहता है। चेंज इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज। सो एक चेंज होने वाला सिस्टम है जो चेंज होता रहता है, सिस्टम है। तो हमने एक पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम पढ़ा था। उसमें क्या होता था, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस होती थी, ठीक है। उनको सॉल्यूशन निकालते थे, हम उनका सॉल्यूशन निकालते थे जो उन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं, हमने पढ़ी है मैथमेटिकल मॉडलिंग। वहाँ पर हमने पॉपुलेशन मॉडल पढ़ा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं या बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, अगर हम फिशेस वगैरह की बात कर रहे हैं, अब क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग हो गया। फिशेस की बात करेंगे तो फिशिंग से किल हो सकती हैं। देन अगर हम एनिमल किसी और की बात करेंगे तो पोचिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर। देन कैरिंग कैपेसिटी इज वन दैट कम इन टू प्ले। देन रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं पॉपुलेशन मॉडल में। और इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करके हमारे पास इक्वेशंस में हम उनको चेंज करते हैं। और जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उसमें हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। टू किसको रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव? चेंज को रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। जैसे अगर हम हीट मॉडल की बात करें, हीट मॉडल द इन द सेंस मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे कोई बॉडी रखी है, उसमें हमने एक टब रखा है, उसमें गर्म पानी रखा है। अब वो गर्म पानी अपनी जो हीट है उसको लूज कर रहा है विद द टाइम। जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है विद द टाइम। कैसे चेंज हो रहा है विद द टाइम? तो ये जो चेंज हो रहा है इससे हमारे पास क्या आ रही है, इक्वेशंस आ रही हैं, और वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं। तो हमारे पास मॉडल बनता है मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें हमारे वेरियस इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो हम उन सब इक्वेशंस को मिला के क्या बन गया, हमारे पास एक सिस्टम बन गया जो उस पर्टिकुलर जो फिनोमेना है, जो पर्टिकुलर सिनेरियो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें चेंज हो रहा है, डायनेमिक है वो सिस्टम, ठीक है। आप केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस हैं, अगर कोई आप परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, तो वहाँ पर भी जो रिएक्शन हो रही है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल्स आर चेंजिंग। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है। सो द सिस्टम जो है वो हमारा वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। पहले हम उसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास वेरियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। मान लीजिए डी एक्स 1/dt कुछ बन गया, dx2/dt कुछ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम बन गया। अब इसमें सेकंड बात हम क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशंस निकालने की बात करते हैं। अब कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो हमने पढ़ा ओडी पीडी में। हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो उनके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, तो सिस्टम्स के कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देखा। देन हम कुछ के सॉल्यूशंस एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। वो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन उनको अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूटर की हेल्प से कैसे निकालते हैं ना। कुछ यहाँ पर हम डायनेमिकल सिस्टम्स में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सिस्टम बने हैं, ये जो इक्वेशंस बनी हैं, इनको अगर हम सॉल्व भी ना कर पाए, मतलब कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, और अप्रॉक्सीमेशन करना इज ऑल्सो नॉट इन आर, मतलब वो हमारे जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनसे पॉसिबल नहीं है, तो हम
भी उस सिस्टम के बारे में क्या बात कर सकते हैं क्वालिटेटिव बेसिस पर, ठीक है, कि वो सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है। स्टेबल है अनस्टेबल से मतलब है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम करके टर्म आती है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि उसमें स्लाइटली चेंजेस आती हैं, कुछ पर्टर्बेशन होती है, कुछ हम उसमें चेंज करते हैं क्वांटिटीज को, तो वो सिस्टम जो है वो बैक टू द जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वहां पर आ जाता है, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल चेंज करने पर हमारा सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है तो सिस्टम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट चेंज अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम, जैसे इक्वेशंस हमने देखी थी, केमिकल इक्वेशंस देखी थी, उनमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है एक, ठीक है, तो वहां पर हमारे जो रिएक्शन है वो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही हमारा इनपुट और आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में बनता रहता है, ठीक है, यही होता है ना इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर हम स्लाइटली चेंज करें उसमें तो वो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा, तो वो एक स्टेबल पॉइंट है, वहां पर स्टेबल नोड बन रही है। लेकिन अनस्टेबल क्या हो गया कि वो सिस्टम में स्लाइटली चेंज करने पर उस पॉइंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें। तो अनस्टेबल है सिस्टम, स्टेबल है, ये सब पता करने के लिए हम डायनामिकल सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी हमारे जो सिस्टम्स बन रहे हैं, ये जो इक्वेशंस बन रही हैं, ये कैसी बन रही है, किस तरह की बन रही है, इसके बेसिस पर हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि हमारा लीनियर सिस्टम है या नॉन लीनियर सिस्टम है। लीनियर ये वर्ड हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर होगी वो 1 होगी बेसिकली, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम है तो ये बेसिकली ax1 bx2 टाइप का, या यहाँ पर हम कोई और a1 b1 लिख देते हैं, यहाँ पर a2 x1 b2 x2 टाइप का हो गया। तो x1 एंड x2 आर इन 1 पावर, राइट। तो इस टाइप के जो सिस्टम हो गया ये हो गया लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम मतलब उसमें नॉन लीनियर टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी हो सकता है कि x1 x2 का स्क्वायर यूज हो जाए किसी इक्वेशन में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये इक्वेशंस, ये सिस्टम कैसा बन रहा है, इक्वेशंस कैसी बन रही है, उसके हिसाब से हमने फर्दर इनको स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट में बांट दिया है, लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम में, ठीक है। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ऑटोनोमस, इनमें भी हमने आगे डिवाइड कर रखा। अब लीनियर सिस्टम में भी हमारा एक आता है अनकपल्ड लीनियर सिस्टम आता है। अनकपल्ड लीनियर सिस्टम क्या कहता है? अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में ये बोला है कि जो आपकी ये जो इक्वेशंस है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इंडिपेंडेंटली। अगर इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर पाए और इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, तो वो अनकपल्ड लीनियर सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे अगर a1 और b1 दोनों नॉन जीरो हैं तो जो x1 है dx1 अपॉन dt, अगर हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो हमें x2 की जरूरत पड़ेगी x1 की वैल्यू निकालने के लिए पड़ेगी। और अगर x2 में भी a2 और b2 हमारे नॉन जीरो हैं तो ये जो दोनों हैं वो आपस पर डिपेंड कर जाएंगी, ना हमें x1 पता ना हमें x2 पता है, तो इसका तरीका अलग होगा, ठीक है। हम मैट्रिक्स से जाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि dx1 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -x1 दे दिया और dx2 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2x2 दे दिया, 2x2 दे दिया। अब ये एक सिस्टम है जिसमें हमारे x1 और x2 दो वेरिएबल हैं जो t पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ से हम x1 निकाल सकते हैं सिंपली वेरिएबल सेपरेबल से, यहाँ पर भी हम x2 निकाल सकते हैं सिंपली वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये है अनकपल्ड लीनियर सिस्टम। लीनियर है क्योंकि पावर्स जो है वो 1 है, अनकपल्ड है मतलब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनमें एक में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, दूसरा वेरिएबल नहीं आया, समझ रहे हो, ठीक है।
ओके, तो अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी डायनेमिकल सिस्टम, लीनियर सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया कि उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनका डेरिवेटिव्स इंक्लूड होगा और यहाँ पर उनका a1 x1 b1 x2 ऐसे करके मान लेते हैं 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो c1 x3 सारी लीनियर्स होंगी। यहाँ पर a2 x1 हो गया, b2 x2 हो गया और c2 x3 हो गया। यहाँ पर a3 x1 हो गया, b3 x2 हो गया और c3 x3 हो गया। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम x1 x2 और x3 इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे हो गया x, और ये जो है ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 x3 विद रिस्पेक्ट टू t, जिसको हम x डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x। तो ईच टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब dx1 अपॉन dt, dx2 अपॉन dt और dx3 अपॉन dt, ठीक है। और जो यहाँ पर x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम अलग मैट्रिक्स में रखेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। तो x डॉट ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू, ये हम x मान लेते हैं ax, ये हमारा कोई भी लीनियर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज की है कि x1 x2 x3 हमारे सिर्फ t पर ही डिपेंड कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है और लीनियर है x1 x2 x3 में। क्लियर है ये चीज? ओके, अब इसमें जो a है ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, a क्या बना, ये कोएफिशिएंट का बना मैट्रिक्स। तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है तो वैसा लीनियर सिस्टम क्या बन जाएगा हमारा, अनकपल्ड लीनियर सिस्टम। यहां तक क्लियर है, अनकपल्ड लीनियर सिस्टम। अच्छा, अब x डॉट ए एक्स इस टाइप का अगर हमारे पास होता है, मतलब dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए एक्स टाइप की अगर आपके पास इक्वेशन होती है, तो इसका सोल्यूशन किस फॉर्म का बनता है। क्या करोगे आप, dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए डी टी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस सी। तो यहाँ पर आ जाएगा e रेस टू पावर, सॉरी, e रेस टू पावर log x इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर ए टी प्लस सी। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू, कुछ और वेरिएबल लेते हैं क्योंकि ए तो हमने ले लिया है, सी ए टी, यही आता है, ठीक है। और ये सी जो कांस्टेंट है ये डिसाइड हो जाएगा इनिशियल कंडीशन से। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि इस टाइप के जो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किया है, तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू पावर ए टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। और यहाँ पे अगर हम इनिशियल कंडीशन भी लगा दें कि जो x है हमारा एट 0 x नॉट है, तो वहां से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x नॉट आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू x नॉट ई रेस टू पावर ए टी हमारा सोल्यूशन बन जाएगा इस टाइप की लीनियर सिस्टम का। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि ये e रेस टू पावर ए टी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हम आगे देखेंगे, लीनियर अलजेब्रा में भी हमने देखा है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर एंड डायगोनलाइजेशन, फर्दर हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का कैसे यूज कर सकते हैं ई रेस टू पावर ए टी कैलकुलेट करने के लिए, इजीली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम देखेंगे। ई रेस टू पावर ए टी को अगर हम एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन इसकी खोलेंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी प्लस ए
t अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस a3 t3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा बनेगा। अब ये कैलकुलेट करना, एक मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, देन ए स्क्वायर a3 a4 कैलकुलेट करना, सीरीज एक्सपेंशन हो गई, फिर ईच टर्म की सीरीज आइडेंटिफाई करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। तो हम इसको इजीली कैसे कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर्स में ही देखेंगे। ए यहाँ पर हमारी कैसी बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अनकपल लीनियर सिस्टम का, एंड देन वी विल मूव टू दीज टू टर्म्स, व्हाट इज फेज प्लेन एंड व्हाट इज फेज पोर्ट्रेट। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना चाहें वो क्या बनेगी, -1, x2 का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 0 है, ये 2 है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x डॉट इज इक्वल्स टू a x लिख सकते हैं, वेर x इज इक्वल्स टू x1 x2, करेक्ट है। और यहाँ पर क्योंकि ये अनकपल्ड सिस्टम है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, तो x1 डॉट हमें दिया है -x1, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e रेज टू पावर -t, और x2 डॉट हमें दिया है 2x2, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c2 e रेज टू पावर 2t। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी वैसे ही। तो अगर हम x में वैल्यू रखें तो x t पे जो डिपेंडेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, c1 e रेज टू पावर -t एंड c2 e रेज टू पावर 2t। ठीक है, ये हमारा x आ रहा है। क्लियर है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं e रेज टू पावर -t 0 0 e रेज टू पावर 2t इंटू c1 c2 लिख सकती हूँ, this into this will give xt and this into this will give me x2t। ये हमारा x1t दे देगा और ये हमारा x2t दे देगा। ठीक है, और ये c1 c2 हमारी क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, इनिशियल जो कंडीशन दी होगी वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा कि x1t हमारा ये आया है और x2t हमारा ये आया है। यहाँ से आप इसको एज अ पैरामीट्रिक फॉर्म देखिए कि x1 भी हमने t की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और x2 भी हमने t की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो जब मैं x1 का स्क्वायर करूं और x2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर यानी c1 स्क्वायर ई रेज टू पावर -2t और x2 से मल्टीप्लाई किया यानी c2 ई रेज टू पावर 2t, तो ये क्या बन गया हमारा, x1 स्क्वायर x2 इज इक्वल्स टू c1 c2 जो कि कांस्टेंट है। तो x1 स्क्वायर x2 हमारे पास क्या आ गया, k आ गया, तो यहाँ से x2 हमारे पास आ गया k अपॉन x1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, तो अगर हम x2 को y कंसिडर करें तो हो गया y इज इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। सो x की जगह अगर -x रखेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, k अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगी, तो ये सिमेट्रिक हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, उसके राइट एंड लेफ्ट में सेम रहेगा। देन एज x टेंड्स टू 0, एज x अप्रोचेज 0 y विल अप्रोच इन्फिनिटी, तो वो एसिम्प्टोट बन गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट बन गया। और जब हम x को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो y हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, अगर हम यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 ले रहे हैं तो ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा
और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगा, ऐसे जा रहा है। और ये सिमेट्रिक है y में, तो ये इधर से ऐसे जाएगा और इधर भी हमारा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा x1 x2। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि जब हमारा t जो है वो 0 को जाएगा तो x1 कहाँ जाएगा? t जब इंफिनिटी को अप्रोच करे तो क्योंकि हमने पैरामीट्रिक कर्व प्लॉट किए हैं तो डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। तो जब हम t बढ़ा रहे हैं, t जब हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x1 हमारा 0 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरफ साइन आ रहा है। और x2 हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सारे में ऐसा ऐसा जा रहा है, ये ऐसे हमारे साइंस बन जाएंगे। इसमें आपको कैसे चेक करना है कि एक बार हम C1 को 0 रखेंगे और C2 को नॉन ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, C1 0 है यानी x1 जो है वो 0 है, x1 0 है तो C2 नॉन ज़ीरो है, x1 0 है तो x2 क्या आ जाएगा हमारे पास? C2 e raised to power 2t, as t approaches infinity this will approach infinity। तो यहाँ पर x1 0 पर ये हमारा इन्फिनिटी को जा रहे हैं। ठीक है, एंड एस टी अप्रोचेस कौन सी तरफ से अप्रोच कर रहा है वो देखेंगे। अब अगर हम C2 को 0 ले लें और C1 को हम नॉन ज़ीरो ले लें तो हमारा x2 जो है वो 0 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि x1 कहाँ जा रहा है, x1 हमारा इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो वो 0 की तरफ ही आ रहा है, जैसे जैसे t बढ़ा रहे हैं तो वो 0 की तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ से हमारी एरो डिसाइड हो गई। क्लियर है? तो ये जो हमने प्लॉट किया है x1 x2 में, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेज प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो पॉइंट्स हैं R2 के वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कौन सा कर्व फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर्व x1 और x2 हमारे पास सॉल्यूशन आए, उनका कर्व हमने प्लॉट किया है x1 x2 एक्सिस पर। ठीक है, जब हम C1 और C2 दोनों को 0 रखेंगे उस टाइम पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 0 ओरिजिन। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या करना है फेज प्लेन बनाने के लिए? हमें सबसे पहले x1 और x2 निकाले। x1 और x2 हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म में थे, t की टर्म्स में थे। हमने x1 और x2 में रिलेशन निकाला, फिर हमने देखा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बतानी थी? डायरेक्शन बतानी थी कि किधर जाएंगे। तो उसमें हमें पहले C1 इज इक्वल्स टू 0 0, C2 इज इक्वल्स टू 0 देखा, तो हमारे पास 0 0 रीजन आया जो कि हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। देन हमने C1 को 0 रखा, C1 0 रखते ही हमारा x1 जो हो गया 0 हो गया। x1 0 हो गया यानी कि हम कहाँ पर हैं? x2 एक्सिस पर हैं। x2 एक्सिस पे हम देखेंगे जब t बढ़ रहा है तो x2 एक्सिस में x2 जब t इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो x2 भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया? हमने C2 को 0 रखा, C2 को 0 रखा तो हमारा x2 0 हो गया। x2 0 यानी हम x1 एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो x1 एक्सिस पे जब हम t को इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं तो x1 पे कहाँ जा रहे हैं? 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वो टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी जो एरोज होगी वो टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गई। जब हमने ये डिसाइड कर लिया दोनों, तो ये वाला इन्हीं एरोज को फॉलो करेगा, ये वाला भी इन्हीं एरोज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जब हमने सॉल्यूशन कर्व्स जो आए हमारे x1 और x2, उसको हमने x1 x2 के कोरस्पॉन्डिंग हमने अपना प्लेन ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया? फेज प्लेन बन गया, जो क्या दिखा रहा है? पॉइंट्स किस डायरेक्शन में हमारे जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फेज पोर्ट्रेट। तो फेज पोर्ट्रेट क्या बोलता है? Phase portrait of a system of differential equation is the set of all solution curves
सारे सोल्यूशन कर्व्स का सेट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ के लिए हमारे पास डिफरेंट कर्व आएगा। इन सारे कर्व्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये फेज पोर्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी की हेल्प से हम क्या डिफाइन करेंगे, अब हम देखेंगे डायनेमिकल सिस्टम की डेफिनेशन क्या दी है। डायनेमिकल सिस्टम की डेफिनेशन दी है, जैसे इसमें हमारा एक तो टी था और एक हमारे पास x1 और x2 थे। ठीक है, तो एक फाइव हो गया जो टी पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा हमारा x1 x2 यानी कि एक R2 का एलिमेंट था ये। ठीक है, तो बेसिकली टी हमारा क्रॉस ये कुछ R2 हो गया, Rn टाइप का होगा। जितने भी वेरिएबल x1 x2 xn तक हो सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है उससे हमें पता चल जाएगा। यहां से Rn पर एक मैप होता है डायनेमिकल सिस्टम। क्या बोला है कि डायनेमिकल सिस्टम डिफाइंड बाय द लीनियर सिस्टम is a mapping phi from R cross Rn to Rn defined by the solution x of Rt, c। जब हम टाइम t बदलें और c बदलें, इनिशियल कंडीशन जो c हमने ली थी वो बदलेंगे, तो वो क्या वैल्यू दे रहा है Rn में। ठीक है, ये वैल्यू आएंगी ना, ये पॉइंट आएगा जब हम c की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे। तो यही जो मैपिंग है ये हमारी क्या डिफाइन कर रही है, एक डायनेमिकल सिस्टम डिफाइन कर रही है। क्लियर है? तो फाई ऑफ टी कॉमा सी हम जनरली लिखते हैं। अच्छा, तो इसमें ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायनेमिकल सिस्टम? डायनेमिकल सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन ऑफ द पॉइंट्स, लोकस, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मोशन ऑफ द पॉइंट्स इन द फेज प्लेन, जो ये हमारा फेज प्लेन था यहाँ पर x1 और x2 था, इसलिए स्पेस बोलेंगे जब हमारे पास हायर डायमेंशन आ जाएगा। 3D भी, 3 भी हो सकते हैं, x1 x2 x3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो फेज स्पेस में पॉइंट्स का जो मोशन है अलोंग द सॉल्यूशन कर्व्स, ठीक है, जो हमारे डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिकल सिस्टम। तो डायनेमिकल सिस्टम ज्योमेट्रिकली क्या डिस्क्राइब करता है? ये फाई टी सी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ दैट पॉइंट, मोशन ऑफ x1 x2 अलोंग द सॉल्यूशन कर्व्स, जो हमारी डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है, उनके अलोंग इन पॉइंट का मोशन जो है, उस पाथ को ये हमारा डायनामिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। तो डायनामिकल सिस्टम में हमने क्या देखा कि ये एक मैप है आर क्रॉस आर एन से लेकर आर एन पर, और ये मोशन दिखाता है पॉइंट्स का अलोंग द सॉल्यूशन कर्व्स जो हमारे निकले हैं बाय द यूजिंग द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें एक तो हो गया हमारा वेरिएबल टी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम टाइम फिक्स कर दें, टी फिक्स कर दें, और एक्स वेरी कर रहे हैं, तो ये एक्स बेसिकली कहाँ पे आ रहा है? देखो, जो हम निकाल रहे हैं ना, ई रेज टू पावर ए टी सोल्यूशन आया था हमारा, इनटू एक्स नॉट आया था हमारा, एक्स एट 0। ये जो एक्स नॉट आया था यही एक्स है हमारा। तो अगर हम टी फिक्स कर रहे हैं तो ई रेज टू पावर ए टी जो होगा, टी एक वैल्यू दे दिया हमने, टी की वैल्यू दे दिया हमने 1, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ए। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी, तो ये सिंपली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, एक मैट्रिक्स इनटू एक्स। तो ये हमें देगा क्या? ये हमें देगा कि इस एक्स पॉइंट की क्या पोजीशन होगी एट टी इक्वल्स टू 1। ये केस मैंने कब बात किया? जब हम टी फिक्स कर रहे हैं, और जब हम एक्स फिक्स कर रहे हैं, यानी कि ये हम क्या लेके चल रहे थे? इनिशियल पॉइंट लेके चल रहे थे ना।
एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर क्या फंक्शन जो भी हमारा इनिशियल कंडीशन है कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर x1 x2 की क्या वैल्यू है, जो भी हमारे वेरिएबल थे यहाँ पर x1 x2 xn तक है, n वेरिएबल है। ठीक है, तो जब हमने c फिक्स कर दिया कि x इज इक्वल्स टू 0 पर हम x1 कुछ वैल्यू देते हैं a1 a2 a3 a1 a2 an तक, ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बनेगा, ये e रेज टू पावर a t वेरिएबल है और c फिक्स है। ठीक है, तो अब ये क्या देगा, एक सॉल्यूशन कर्व देगा और ये क्या बताएगा कि ये जो पॉइंट था a1 a2 an जो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां पर था, वो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो समझ आया डिफरेंस कि ये तो हमें, जैसे हमने सी फिक्स किया तो हमने पॉइंट फिक्स कर दिया कि हमें इस पॉइंट की बात करनी है, और फिर हमने सोल्यूशन निकाला ई रेस टू पावर एटी आया, एटी सी आया, तो एक ये सोल्यूशन कर्व दे देगा, ये पॉइंट जो है ये कहाँ से आया और कहाँ गया, इसका हमें पाथ पता चल जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, और जब हमने टी फिक्स किया, टी फिक्स कर दिया मतलब टाइम फिक्स कर दिया, और फिर हम एक्स वेरी कर रहे हैं, एक्स हम आर एन से पॉइंट उठा उठा के ला रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या पता, हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि एट टी इज इक्वल्स टू 1, जो भी आप यहाँ पर पॉइंट रखोगे, एक्स की वैल्यू जो भी रखोगे, वो पॉइंट एट टी इक्वल्स टू 1 कहाँ पर है, जब टाइम 1 मिनट या 1 सेकंड जो भी यूनिट आप लेके चल रहे हो, जब इतना टाइम था तो उस टाइम पर ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, उस टाइम पर ये पॉइंट कहाँ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सोल्यूशन जो हमने x1t और x2t निकाले थे। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो जो डायनामिकल सिस्टम था वो आर क्रॉस आर एन से लेकर आर एन तक हमारा एक मैप है, 5t x ई रेज टू पावर 80x, जो कि मोशन दिखाता है पॉइंट्स का x का अलोंग द सॉल्यूशन कर्व्स जो हमारे निकले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन से। ठीक है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्लियर है। जब टी फिक्स है तो क्या मतलब है, जब हम पॉइंट फिक्स कर देंगे तो क्या मतलब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जिस एक्सिस के अलोंग जो हमारा पॉइंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे x1 के अलोंग हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स 0 0 ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। सो ये डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल है, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग कोई स्मॉल चेंज अगर होता है तो आवर सिस्टम विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। बट x2 के अलोंग क्या है, हमारा जो एरोज है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। x2 के अलोंग हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। जब x2 में कोई चेंज होगा तो हमारा सिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल किया। आप इस पे बेस्ड आप काफी सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, एल परको से आप देख सकते हैं। ठीक है, अनकपल्ड लीनियर सिस्टम्स एंड उनके फेस पोर्ट्रेट बनाने का तरीका। ठीक है, अब इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स हमें मिल गई थी उसको हमने सबसे पहले क्या देखा था कि x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स टाइप की अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी और सम कांस्टेंट। ठीक है, जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है तो ई रेज टू पावर ए टी क्या होता है, जो हमने पढ़ा एक्सपेंशन आइडेंटिटी प्लस ए टी बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारी क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स थी, तो ई रेज टू पावर ए टी निकालना आसान हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी तो 1 0 0 1, डायगोनल मैट्रिक्स रखा प्लस
यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी क्या थी, -1002 इंटू टी। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टी हो जाएगा। देन प्लस ए स्क्वायर, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और 2t का 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 0। ठीक है, बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल ये ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ईच टर्म यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 - t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। देन अगला क्या बनेगा, -t³ बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस टर्म पे क्या बन जाएगा, e⁻⁻t का एक्सपेंशन आ गया। और यहाँ पर जो हमारा a22 है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा e⁻2t का एक्सपेंशन बन जाएगा। तो जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो e⁻at हम डायरेक्टली बता देते हैं। सिंपली डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो e की पावर में चली जाती हैं, e⁻−t e⁻2t हो गया। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स ना हो। ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था डायगोनलाइजेशन की, एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करते हैं, यूजिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन। ठीक है, हम एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते, परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बेसिकली, जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन को दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन में चेंज करेगी। ठीक है, और उसको जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसको डायगोनलाइज कर देगी। तो उस डायगोनलाइजेशन का यूज वो है हम करते हैं ए को डायगोनलाइज करने के लिए, ताकि हम ये सोल्यूशन e⁻at जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो अब हम डायगोनलाइजेशन के बारे में देखेंगे। नाउ डायगोनलाइजेशन में अगर ए के पास डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज हैं, तो हम P बना सकते हैं यूजिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक है, और P इनवर्स AP क्या हो जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स D बन जाएगी। ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो आपकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। मान लेते हैं λ1 λ2 λ3 एंड λn हमारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ए हमारी n क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो ये जो λ1 λ2 λn है ये हमारे डायगोनल पर अपीयर हो जाएंगे। तो ये जो पी मैट्रिक्स बनेगी कैसे बनेगी, आइगन वेक्टर से बनेगी। मान लेते हैं जो u1 है वो λ1 के कोरस्पॉन्डिंग है, u2 λ2 के कोरस्पॉन्डिंग है, और un हमारा λn के कोरस्पॉन्डिंग है। तो सिंपली इनको हम अरेंज कर देंगे कॉलम वाइज और हमारे पास पी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये अगर हमारे पास ए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं वो डायगोनल नहीं है तो उसको हम डायगोनल बना सकते हैं। उसमें अब हम केसेस देख रहे हैं, तो अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके पास रियल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम आइगन वेक्टर्स को सिंपली अरेंज करके पी निकालेंगे और पी इनवर्स एपी करके डी निकाल सकते हैं। ठीक है, डी में चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास सिस्टम था x डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब हम क्या करेंगे, p y को x कंसीडर करेंगे, तो y क्या आ जाएगा, p इनवर्स x। ठीक है, पी वाई एक्स है तो x डॉट क्या आ जाएगा, x डॉट इज p y डॉट, x डॉट की जगह रखिए p y डॉट इज इक्वल्स टू a, x की जगह रखिए p y, y एक ही रखते हैं, बड़ा ही रखते हैं सब जगह। ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ से y डॉट क्या आ जाएगा, p इनवर्स a p y, p इनवर्स a p इज d, तो जो y डॉट बन गया वो बन गया dy। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम बनेगा
यूजिंग y, वेयर y जो हमने लिया था वो क्या लिया था, P इनवर्स x लिया था। ये जो है ये अनकपल्ड सिस्टम बनेगा, अनकपल्ड लीनियर सिस्टम बनेगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, अब y यहाँ से y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर डी टी इंटू वाई नॉट, y एट जीरो, राइट। अब y की वैल्यू हमने यहाँ पर वापस रखी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इंटू ई रेज टू पावर डी टी इंटू वाई की वैल्यू एट जीरो। y की वैल्यू एट जीरो क्या आएगी, y की वैल्यू एट जीरो इज p इनवर्स x की वैल्यू एट जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया p इनवर्स x की वैल्यू एट जीरो। तो x यहाँ से हमारे पास आ गया p ई रेज टू पावर डी टी इंटू p इनवर्स x एट जीरो। ठीक है, तो जब हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनलाइज्ड नहीं थी, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं थी, तो हमने डायगोनलाइजेशन का यूज किया। उसमें हमारे पास p आया यूजिंग द आइगन वेक्टर्स, और फिर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज की कि y इज इक्वल्स टू p इनवर्स x, इसी p का यूज करके, एंड वी आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो कैसे डील करेंगे, अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एक एग्जाम्पल करते हैं पहले हम इस पे बेस्ड। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमारा जो a है वो क्या बनेगी, -1 -3 2, सॉरी 0 2। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो हमें इसको डायगोनलाइज करना पड़ेगा। आइगन वैल्यूज हमें यहाँ से डायरेक्टली दिख रही हैं, λ1 आ जाएगी -1 और λ2 आ जाएगी 2। अब -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, सो जब हम -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -+1, सो 0 -3 0 3 इंटू XY इज इक्वल्स टू 0 0। यहाँ से हमारे पास 3y इज इक्वल्स टू 0, सो हमारे पास आइगन वेक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 0। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे तो ये आएगा -3 0 0 XY इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -3x -3y इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -y। सो हमारे पास आ गया 1 -1। ठीक है, आइगन वेक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, तो हमारी जो p बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 0 -1 1, और हमारा d जो बनेगी वो बनेगी -1 0 0 2। ठीक है, हमने क्या लगाया था कि y इज इक्वल्स टू p इनवर्स x। ठीक है, p इनवर्स भी हम निकाल लेते हैं। p इनवर्स क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, क्या होता है 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर इंटरचेंज होगा तो सेम ही रहेगा। ये हमारा इनवर्स आ गया। ओके, तो हमने ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ से x बनेगा, जो x क्या बनेगा, x बनेगा p इंटू ई रेज टू पावर डी टी इंटू p इनवर्स x एट 0। p की वैल्यू हमें पता है कि 1 -1 0 1 है, और ई रेज टू पावर डी टी की वैल्यू हमें पता है क्या बन जाएगी, जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर -t, ये बन जाएगा 0, यहाँ 0, ये ई रेज टू पावर 2t, और p इनवर्स की वैल्यू हमें पता है 1 -1 0 1, और x नॉट हम मान लेते हैं c1 c2 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास x
की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास x1t आ जाएगा और x2t आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी जो y बनेगा, y जो बनता है y डॉट, वो क्या बनता है, d इंटू वाई बनता है। तो d हमारे पास आई -1002 इंटू वाई, यानी y1 y2। तो इस हिसाब से हमारा y1 का डॉट क्या बन जाएगा, -y1 बन जाएगा, और y2 का डॉट जो है वो बन जाएगा 2y2। ठीक है, ये क्या बन गया, एक अनकपल्ड लीनियर सिस्टम बन गया। तो यहाँ से y1t क्या आ जाएगा हमारे पास, e रेज टू पावर -t, और y2t क्या आ जाएगा हमारे पास, e रेज टू पावर 2t। ठीक है, ये आ गया y1t एंड y2t। तो अगर मैं p इंटू वाई करूं तो मेरे पास x आना चाहिए। तो p मेरे पास क्या आया है, 1 -1 0 1, इंटू वाई करूं यानी ई रेज टू पावर -t, ई रेज टू पावर 2t, ये क्या देगा, xt। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -t माइनस ई रेज टू पावर 2t। अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स तो छूट ही गई, यहाँ पर c1 और ये c2। या फिर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर -t 0 0 ई रेज टू पावर 2t इंटू c1 c2, है ना। और वेर c1 c2 आर वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 एट 0, नॉट x1 एंड x2। ओके, तो अब हमारा xt क्या बनेगा, xt बनेगा y p इंटू वाई टी। p की वैल्यू हमें पता है कि 1 -1 0 1 आई थी हमारे पास, वाई टी हमारे पास आया है e रेज टू पावर -t 0 0 ई रेज टू पावर 2t। x की वैल्यू यही है ना। और c1 c2 की जगह हमारा आ जाएगा p इनवर्स। तो p इनवर्स क्या है हमारा, p इनवर्स हमारा यहाँ पर प्लस आएगा ना। तो देखो, ये हमारा, हमारे पास जो a था वो डायगनलाइजेबल नहीं था, डायगनल मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल तो था बट डायगनल मैट्रिक्स नहीं था, उसको हमने डायगनल मैट्रिक्स में चेंज किया। अनकपल्ड सिस्टम आ गया हमारे पास जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको हमने सॉल्व किया, एंड देन उससे वापस हम एक्स टी पर कैसे जाएंगे, x1 x2 कैसे निकालेंगे, वो हम p की हेल्प से कैसे जा रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये अगर क्लियर है तो आगे आप जैसे चलते जाओगे आपको समझ आता जाएगा, आप उसको लीनियर अलजेब्रा में डायगनलाइजेशन से जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से x1 x2 इनकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जगह मैं लिखती हूँ y1 एट 0, x1t और x2t की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम x1 और x2t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रही है, x1t की वैल्यू हमारे पास आ रही है c1 ई रेज टू पावर -t प्लस c2 ई रेज टू पावर -t माइनस ई रेज टू पावर 2t, और x2t की वैल्यू हमारे पास आ रही है c2 ई रेज टू पावर 2t। ठीक है, तो अगर मैं y1t और y2t का फेस प्लेन बनाना चाहूँ तो जैसा हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बनाया था वैसा ही बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये y1 है और ये y2। हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी, राइट, y इज इक्वल्स टू p इनवर्स x, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज की थी, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हुई ना एक मैट्रिक्स से। जो x1 x2 का जो फेस प्लेन बनेगा, इट विल बी सम
इसका ही ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, यही जो हमारा प्लेन है। ठीक है, तो उल्टी अगर हम इससे यहां जाना चाहते हैं तो x इज इक्वल्स टू पी वाई ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे, एंड देन वी विल रीच एट द फेज प्लेन ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ आवर ओरिजिनल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें C1 और C2 दोनों को हम जीरो रखें अगर, तो हमारा x1 भी जीरो हो जाएगा और x2 भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब हम C1 को जीरो रखेंगे और C2 को नॉन जीरो रखेंगे, जब हम C2 को नॉन जीरो रख रहे हैं तो हमारा x1t बन रहा है C2 e रेज टू पावर माइनस टी माइनस C2 e रेज टू पावर 2t, और x2t हमारा बन रहा है C2 e रेज टू पावर 2t। तो C2 e रेज टू पावर 2t की जगह यहाँ पर मैं x2 रखूँ तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू C2 e रेज टू पावर माइनस टी। यानी कि जब t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जीरो की अप्रोच इन्फिनिट कर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि x1 जो है वो माइनस x2 वाली लाइन की तरफ जा रहा है। इस वाली लाइन पर देखो, तो यहाँ पर नहीं बनेंगी एरोस, पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बनेगी। ओके, और इस पर x2 हमारा कहाँ जाएगा, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और x1 हमारा कहाँ जा रहा है, जब हम C2 को जीरो रखेंगे तो x2 जीरो बन जाएगा, x2 जीरो मतलब x एक्सिस, राइट, सॉरी x1 एक्सिस। तो x1 एक्सिस पर हम बात करेंगे, अब x1 कहाँ जाएगा, जब C2 जीरो हो गया तो x1 कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता लगाया कि जो इस ऐसे बनेंगे प्लॉट्स, हमारा जो फेस पोर्ट्रेट होंगे लाइक दिस, जो x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 है, इट विल वर्क एज एन एसिम्पटोट। ओके, दूसरा आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, जो आइगन वेक्टर्स आए थे हमारे कोरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, वो हमारे क्या आए थे, एक आया था 1 0, एक आया था -1 1। ठीक है, 1 0 एंड -1 1। सो बेसिकली यहाँ पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यहाँ जो एक्सिस बनेगी वो एक तो 1 0, यानी एक्स एक्सिस ही x1 वाली ही रहेगी, और -1 1 से पास होनी चाहिए। तो ये वाला जो है वो -1 1 से पास हो रहा है। ये यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो चीजें कि आइगन वेक्टर से हमारी एक्सेस पास होती है, आइगन वेक्टर्स हमारी एक्सेस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो x1 है वो हमारी स्टेबल एक्सेस है, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बना ये, क्योंकि जब हम x C1 और C2 दोनों को जीरो रख देंगे तो हमारा 0 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, राइट। ओके, एंड x2 के अलोंग जब हमने देखा, जब हम इस एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो जो थिंग्स आर गोइंग गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, सो ये हमारी अनस्टेबल एक्सेस बनेगी, अनस्टेबल स्पेस बनेगी। ठीक है, तो अब हमारा जो डायगोनलाइजेशन वाला पोर्शन था हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास अगर कपल्ड लीनियर सिस्टम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सपोज डायगोनल नहीं है, तो एंड ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग हेयर कि हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज हैं दिस, ये हमारा क्या करता है, ये हमें कंपल्सरीली बता रहा है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है। अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो हम उसको डायगोनलाइज कर सकते हैं, तो हम ए को डायगोनलाइज करेंगे यूजिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर से हम मैट्रिक्स बनाएंगे पी।
पी की हेल्प से पी इनवर्स ए पी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, फिर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज की कि y इज इक्वल्स टू पी इनवर्स x। इसकी हेल्प से हमने जो हमारा सिस्टम था, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, उसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज किया। डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद हमारा जो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो निकालना इजी हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर डी टी करना था बस। एंड देन उससे वापस हम x1 x2 में कैसे जाएंगे, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स लगानी पड़ेगी। पहले हमने क्या लगाई थी, y इज इक्वल्स टू पी इनवर्स x। वापस जाने के लिए हम लगाए हैं x इज इक्वल्स टू पी वाई। तो वहाँ से हम वापस x1 x2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब उसमें जो हमारे आइगन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा स्टेबल, जिस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा स्टेबल स्पेस बन रहा है, वो हमारा स्टेबल सबस्पेस बनाएंगे। जिन आइगन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा स्टेबल आ रहा है एक्सिस, वो हमारा स्टेबल सबस्पेस बनाएंगे, और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग अनस्टेबल आ रहा है वो हमारा अनस्टेबल सबस्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हम जो x1 x2 दो ही लेके चल रहे थे वेरिएबल, ऐसा हो सकता है हमारे पास n वेरिएबल हो। ठीक है, n वेरिएबल हो। अब इन n वेरिएबल में से अगर हमारे पास k नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं, नेगेटिव आइगन वैल्यूज, नेगेटिव रियल आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो k डायमेंशन का हमारे पास एक स्टेबल सबस्पेस मिल जाता है, स्टेबल सबस्पेस मिल जाएगा। और अगर n माइनस के हमारे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी हम रियल आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, रियल डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास n माइनस के डायमेंशन का अनस्टेबल सबस्पेस मिल जाएगा। और ये सबस्पेस बनेगा कैसे, तो जो आइगन वैल्यूज नेगेटिव हैं, रियल नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आए हैं उनको इकट्ठा करके लिखिए, उनका जो स्पैन होगा वो हमारा के डायमेंशन का स्टेबल सबस्पेस बनाएगा। और जो पॉजिटिव रियल आइगन वैल्यूज आई हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बनेंगे, उनका अगर आप स्पैन करोगे तो आपके पास अनस्टेबल सबस्पेस मिल जाएगा Rn। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हमने सिर्फ रियल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज पर ही बातचीत की है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर्स। तो वही बात है, ई रेज टू पावर टी कैसे निकालेंगे, इसका हमने यूज कहाँ किया, ई रेज टू पावर डी टी निकालने के लिए हमने यूज किया है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इतना ही समझते हैं कि उसको हम एक्सपेंड ही करेंगे, टेलर सीरीज जो होती है उसकी। और यहाँ पर हम ई रेस डायगोनल मैट्रिसेस का ही करेंगे बेसिकली, क्योंकि उनको हम किसी भी, अगर हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसी भी टाइप की है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही हैं, रियल आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स आ रही हैं, रिपीटेड आ रही हैं, उनको हम डायगोनलाइज करने की कोशिश करेंगे। डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे तो जॉर्डन ब्लॉक्स निकालेंगे। ठीक है, तो उनकी ई रेज टू पावर डी टी निकालना इज द मेन थिंग। वो आप कैसे निकालोगे वो हम इसमें देखेंगे, and these two topics will be covered in the next video.